हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई के रिवीजन क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले जो है हमने इसके 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने बीएमई से रिलेटेड स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के 2 पार्ट उसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए यदि उसे ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, एक पार्ट उसमें रह गया है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बट दोस्तों वो जो लेक्चर है उसे हम 1 से 2 दिन बाद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों उसका जो कंटेंट है, मतलब प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम ऑब्जेक्टिव से, वो जो कंटेंट है दोस्तों अभी तैयार नहीं हुआ है। ठीक है ना, बट दोस्तों 1 से 2 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम आपको एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बट दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसे हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, इसीलिए एकदम बेहिचक निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बट दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम सब डिफिनेशन वाले पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो डिफिनेशन वाला पार्ट है इसे भी टोटल हम सब 3 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है ना, मिनिमम जो है आपका 35 से 40 मिनट का ही लेक्चर होगा ये। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों ताकि ये आपका जो भी डिफिनेशन वाला पार्ट है ये आपको पूरा अच्छी तरीके से याद होता चले, क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है। ठीक है, और दोस्तों ये पूरा अच्छे तरीके से आपको अभी से याद होता रहेगा तो आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना, इसलिए जो है दोस्तों, और पूरा जितना भी आपका डिफिनेशन वाला पार्ट का कंटेंट है इसे हम पूरा तैयार कर लिए हैं। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है पूरा। ठीक है ना, और प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों पूरा बेहतर से ये लेक्चर पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, बट दोस्तों आज के इस डिफिनेशन वाले पार्ट को हम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है ना, पीडीएफ के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों ये जो डिफिनेशन वाले पार्ट का पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड है। यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देरी न करते हुए हम सब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस लेक्चर को जो है थोड़ा सा भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से हैं, और टोटल के टोटल क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है दोस्तों मिट गया है, बट हम आपको बता रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि तापित शक्ति संयंत्र द्वारा विद्युत शक्ति प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान सुनिए कि थर्मल पावर प्लांट द्वारा विद्युत शक्ति प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए हम सब अब देख लेते हैं कि तापित शक्ति संयंत्र द्वारा विद्युत शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसके डिफिनेशन को देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट इसका डिफिनेशन जानने से पहले हम सब इसके डायग्राम को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो इसका डिफिनेशन जो है समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए जो है सबसे पहले आप लोग डायग्राम को इसके समझिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें जो है दोस्तों तापित शक्ति संयंत्र में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईंधन। क्या है दोस्तों? तो वो है ईंधन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ईंधन है वो इसी ईंधन के द्वारा ही विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, मतलब तापित शक्ति संयंत्र में ईंधन के द्वारा ही विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो ईंधन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस पर बेहद ख्याल करिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि ये पता है आपको तो इसका डिफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, अब देखिए इसके डायग्राम के बारे में अब ध्यान समझिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो ईंधन में सबसे पहले जानिए कि ईंधन में जो है क्या होता है दोस्तों, ईंधन में रासायनिक ऊर्जा होती है। तो क्या होती है दोस्तों, ईंधन में रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग भट्ठी या फिर बॉयलर में ईंधन को भेजते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ईंधन जो होता है वो ईंधन में रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको दोस्तों उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग भट्ठी या फिर
बॉयलर में भेजते हैं। ओके, तो दोस्तों भट्टी या फिर बॉयलर में आते ही ईंधन किस में हो जाता है, तब ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है इस ऊष्मा ऊर्जा को भाप के द्वारा, ठीक है, भाप के द्वारा जो है टरबाइन या फिर इंजन में भेज देते हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों ये जो ऊष्मा एनर्जी है वह टरबाइन में जाते ही यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आते ही यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है इसे विद्युत जनित्र में भेज दिया जाता है, जिसकी सहायता से विद्युत जनित्र की सहायता से ये यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत शक्ति के रूप में प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है ना, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाए ना कि विद्युत शक्ति की प्राप्त कैसे होती है। तो यही होता है इसका टोटल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए कि जो ईंधन होता है, ईंधन क्या होता है, इसमें ईंधन में जो होता है रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसे ऊष्मा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विद्युत भट्टी या फिर बॉयलर में भेजते हैं। और दोस्तों इसे भाप के माध्यम से हम लोग टरबाइन या फिर इंजन में भेजते हैं, जो ऊष्मा एनर्जी होता है, ताकि वो यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इसे जो है दोस्तों विद्युत जनित्र में भेज देते हैं, जिसके द्वारा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है इसके हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब जो हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, कि तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा विद्युत शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं, आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा तब। ठीक है ना, तो देखिए, तो दोस्तों इसका हेडिंग है तापीय शक्ति संयंत्र। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ईंधनों से औद्योगिक उपयोगिताओं हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए दहन द्वारा उनमें निहित रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, वो भी भट्ठी के द्वारा। ठीक है ना, फिर ऊष्मा ऊर्जा को किसी उपयुक्त माध्यम मतलब भाप की सहायता से टरबाइन या फिर इंजन द्वारा यांत्रिक शक्ति में बदला जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये परिवर्तन एक सरल आरेखन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अब आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है हम सब देख लेते हैं कि इसके उपयोगिता के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसकी उपयोगिता को। ठीक है, तो देखिए इसकी उपयोगिता मतलब इसकी काबिलियत क्या क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए उपयोगिता के बारे में देख लीजिए यहाँ पर कि फासिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने के लिए जो शक्ति प्लांट स्थापित किए जाते हैं उन्हें उष्मित शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए छोटी आवश्यकताओं के लिए तेल इंजन आदि द्वारा सीधे ही यांत्रिक शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए इंजनों द्वारा विद्युत जनित्र चलाए जाते हैं, और वायुयान, रेल इंजनों, ट्रक, मोटर आदि में यांत्रिक शक्ति फासिल ईंधनों के उपयोग से ही प्राप्त होती है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप सब। तो दोस्तों यही चीज़ था कि तापीय शक्ति संयंत्र की उपयोगिता। ठीक है ना, और आगे थोड़ा देख लीजिए इसकी उपयोगिता के बारे में। वो ये है कि संसार में फासिल ईंधनों का उपयोग जो है लगभग 800 वर्षों से हो रहा है, परंतु सीमित भंडार होने के कारण प्रमुख रूप से उपयोग लगभग 3 और शताब्दी तक किया जा सकेगा। ठीक है ना, प्रमुख फासिल ईंधनों में कोयला तथा पेट्रोलियम आते हैं। ठीक है, देखिए फासिल ईंधन में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है। क्यों कोयला पेट्रोलियम आता है फासिल ईंधन में, क्योंकि दोस्तों जो फासिल ईंधन होता है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग बहुत सालों पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और जो कि दोस्तों जिसका भंडारण जो है सीमित नहीं है। ठीक है ना, नहीं दोस्तों उसका जिसका भंडारण सीमित है। ठीक है ना, क्या है, इसका भंडारण जो है सीमित है, मतलब कभी भी ये खत्म हो सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका मतलब इससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिमिट से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हम सब। ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो सीमित होती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, और संसार में जो है कोयले के भंडारण का अनुमान 7.6 × 10⁻15 kg है। ठीक है ना, ये मतलब संसार में जो है कोयले के भंडार का अनुमान जो है 7.6 × 10⁻15 kg है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप सभी। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है
कि सामान्यतः प्राप्त ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और दोस्तों आप सब ये देख पा रहे होंगे कितनी बार ये यूपीबीटी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसीलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बार वो क्वेश्चन को, सामान्यतः प्राप्त ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें और देखिए अथवा में कह के कैसे पूछता है, सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सामान्यतः प्राप्त ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है ना, मतलब किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा के स्रोतों को देख लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहला है इसमें कि जीवाश्म ईंधन, जैसे देखिए जीवाश्म ईंधन में कोयला या फिर प्राकृतिक गैस आते हैं। ठीक है ना, तो पहला हो गया क्या, जीवाश्म ईंधन हो गया जो ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया भू ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तीसरा हो गया ज्वारीय ऊर्जा, और चौथा हो गया नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, और जो पाँचवा है वो हो गया पवन ऊर्जा स्रोत, और छठवां है जल ऊर्जा स्रोत, और सातवां है बायोमास ऊर्जा या जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, और आठवां है सौर ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जो 8 हैं। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो ये 8 जो हैं ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जो है हम सब आगे देखते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए अब हम सब देख लेते हैं सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग के बारे में। ओके, तो दोस्तों ध्यान से समझिए। देखिए सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। ओके, है कि सौर ऊर्जा द्वारा जल ऊष्मक आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि बारिश के मौसम में कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को सूखने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों वो पानी कैसे सूखता है इसका प्रोसेस पहले जानिए। ठीक है, देखिए जो पानी इकट्ठा होता है उसका कुछ परसेंटेज भाग जो होता है ज़मीन के अंदर भौम जल के रूप में समाहित हो जाता है, और बाकी बचे हुआ जो जल होता है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा भाप के रूप में उड़ जाता है, जो कि बादल का निर्माण करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा द्वारा जल ऊष्मक आदि बनाए जाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा जल को जो है ऊष्मा के रूप में बनाया जाता है या फिर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर हीटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि मतलब जो सूर्य का प्रकाश का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो सोलर, जैसे आप लोग देखे होंगे अपने घर पर सोलर पैनल को कहीं देखे होंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करके हमें इलेक्ट्रिकल प्रदान करता है। ठीक है ना, मतलब विद्युत प्रदान करता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग जो है सोलर हीटर के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश के लिए सोलर लालटेन में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग घरों पर अपने इमरजेंसी लाइट रखते हैं। ठीक है, उसमें का एक ऐसा लाइट आता है जो कि सोलर उसमें फिट किया होता है, सोलर पैनल। ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सूर्य के प्रकाश द्वारा इसे चार्ज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा का। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश के लिए सोलर लालटेन में भी किया जाता है। तो बोलिए इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला पॉइंट अपना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए अब देखेंगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए सौर ऊर्जा द्वारा समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो सौर ऊर्जा है मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है समुद्र के पानी को, ठीक है ना, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पर जो पानी होता है उसे गर्म किया जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिससे वो पानी को साफ़ कर देता है। ठीक है ना,
बट दोस्तों उसमें अधिक योगदान किसका रहता है, तो सूर्य के प्रकाश का, ठीक है, जिसके द्वारा समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। ओके, तो बोलिए इतना भी समझ गए आप, ठीक। अब देखिए 5वां पॉइंट वो ये है कि सूर्य स्नान करके शरीर की अनेक बीमारी दूर की जाती है। इसका कहने का अर्थ यह है कि सूर्य स्नान दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि मतलब गर्म पानी करके शरीर की अनेक बीमारियों को दूर किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग अपने घरों में भी जानते होंगे, ठीक है, ये तो आम बात है, सभी लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, वो ये है कि सोलर कुकर का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल कि सोलर जो कुकर होता है उसका हम लोग उपयोग खाना बनाने में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे कि सोलर ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि देखिए पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ओके, जो कि दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और ये देखिए अथवा में करके कैसे पूछता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मान लीजिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हिसाब से हर साल ये लगभग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम सब क्या जानेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सबसे पहले पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं और इनके सीमित भंडार हैं और निरंतर प्रयोग के कारण इन भंडारों के समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। देखिए उदाहरण के रूप में दिया है जैसे कोयला, तेल, गैस आदि, ठीक है दोस्तों। देखिए कोयला जो है इसे हम लोग सालों से उपयोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और इसका जो भंडार है एक सीमित रूप से है, ठीक है, जिसका हम लोग उससे अधिक अगर लिमिट से अधिक इसका यूज किए तो ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा को हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक। तो बोलिए इतना समझ पाए ना, उदाहरण के लिए इतना ध्यान दीजिए, कोयला, तेल, गैस आदि, ठीक है। तो बोलिए आप लोगों को याद हो गया कि नहीं, एक बार और ध्यान दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका, ठीक है, और याद भी होता चले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं और इनके सीमित भंडार हैं और निरंतर प्रयोग के कारण इन भंडारों के समाप्त होने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं को हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग कह सकते हैं जैसे कोयला, तेल, गैस आदि, ठीक है। आई होप अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना नेक्स्ट वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है जस्ट जो पारंपरिक ऊर्जा का ये उल्टा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पारंपरिक ऊर्जा का ये अपोजिट होता है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये, देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम कुछ समय से करते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी तक बिल्कुल प्रयोग ही नहीं किया गया है, अर्थात प्रकृति में इनके असीमित भंडार हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जस्ट ये पारंपरिक ऊर्जा का उल्टा है, ठीक है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा में क्या है उसका भंडार सीमित होता है, पर जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं इनका भंडार असीमित है और इनका जो उपयोग हम सब काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं, निरंतर हो भी, ठीक है, जिनका भंडार समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोलिए इतना भी समझ पाए कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके उदाहरण के रूप में देख लीजिए जैसे सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है दोस्तों, क्या है सौर ऊर्जा स्रोत और ज्वारीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना। देखिए सौर ऊर्जा आप जानते हैं जो सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका दोस्तों एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ज्वारीय ऊर्जा स्रोत आप लोग जानते हैं जो कि समुद्रों में ज्वारभाटा आने से उत्पन्न होती है, ठीक है, जब लहरें उत्पन्न होती है तो उनसे उत्पन्न जो एनर्जी आती है उसे ज्वार ऊर्जा एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दोस्तों अभी तक के आप क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए
कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रकार के अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि किन्हीं 4 प्रकार के अपरंपरागत ऊर्जा। ठीक है, अपरंपरागत का मतलब ये है कि गैर परंपरागत भी अपरंपरागत को कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप ध्यान देंगे। और जिसको दोस्तों हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनको अभी हम लोग बहुत ही जल्द मतलब उनका उपयोग करना शुरू किए हैं और उनका जो भंडारण है वो असीमित है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया आपको सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वार ऊर्जा स्रोत। ठीक है ना, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसके हम लोग उत्तर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए इसका उत्तर ये है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सूर्य अथवा सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वारी ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य ने कई वर्षों से शुरू किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही चीज़ देखिए हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। ठीक है, वही चीज़ जस्ट लिखा गया है यहाँ पर कि जैसे सूर्य, सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि ऊर्जा स्रोत जो हैं जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ वर्षों से ही शुरू किया है। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए इसमें अब देख लेते हैं हम सब स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को। ठीक है, कि मतलब सौर ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ज्वारी ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहले हम सब देखेंगे जीवाश्म क्या है, जीवाश्म या फासिल ईंधन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जीवाश्म या फासिल ईंधन कहते किसे हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, फासिल ईंधन भूगर्भ से प्राप्त वे ईंधन है जो जैविक पदार्थों जैसे, ठीक है ध्यान से एक बार और देखिए कि फासिल ईंधन भूगर्भ से प्राप्त वे ईंधन है जो जैविक पदार्थों जैसे वनस्पति जीवों, पृथ्वी के अंदर दबने तथा ताप व दाब के अंतर्गत कोयला, तेल तथा गैस आदि में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो जो दोस्तों जो भी आप लोग जानते हैं पहले की जितने भी वस्तुएं दबी थीं ज़मीन में उनके द्वारा जो है ताप और दाब के कारण जो है पृथ्वी के अंदर दबने पर ताप और दाब के अंतर्गत वो कोयला तथा तेल, गैस आदि में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस प्रकार के ईंधन होते हैं उनको हम जीवाश्म या फासिल ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा दिया है जल ऊर्जा। क्या दिया है, जल ऊर्जा। तो इसे समझिए ध्यान से कि जल ऊर्जा कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए जल में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जल में स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जल को यदि स्थिर कर दिया जाए, ठीक है ना, उसमें क्या होता है तब वो गति नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए जल में स्थितिज ऊर्जा होता है और जल में आप लोग जानते हैं प्रेशर भी लगता है, इसीलिए इसमें दाब ऊर्जा भी होती है। और आप लोग जानते हैं जल क्या है, गति भी करता है, इसलिए ये गतिज ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है ना, इसीलिए तीनों प्रकार की ऊर्जाएं जो है जल में निहित होती हैं। और देखिए इस ऊर्जा को बड़ी बड़ी जल टरबाइन की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, जल ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इस ऊर्जा को बड़ी बड़ी जल टरबाइनों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इतना भी समझ पाए होंगे। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लीजिए जो कि तीसरा है। दोस्तों तीसरा देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि ज्वार ऊर्जा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों कि ज्वार ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो ज्वार ऊर्जा होते हैं समय समय पर समुद्र में ज्वार उठते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, समय समय पर समुद्र में ज्वार उठते हैं जिसका कारण सूर्य तथा चंद्रमा का सम्मिलित प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब सूर्य तथा चंद्रमा जब एक सीध में आते हैं तो क्या होता है, तो उस समय जो होता है समुद्र में ज्वार उठते रहते हैं। ठीक है ना, यही कहा जा रहा है। और ध्यान दीजिए आगे, ज्वार तथा निम्न ज्वार के तलों के अंतर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ज्वार तथा निम्न ज्वार, ठीक है, जिसे हम लोग ज्वार और भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार तथा निम्न ज्वार के तलों के अंतर से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए ये भी समझ पाए ना आप कि ज्वार ऊर्जा क्या होता है। तो चलिए अब अगला स्टेप समझिए। ठीक है, जो है पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, क्या है पवन ऊर्जा, ध्यान दीजिए पवन ऊर्जा किसे कहेंगे। देखिए तो ध्यान से इसे दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। देखिए अब पवन ऊर्जा के बारे में देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा। ठीक है,
वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि जो वायु प्रवाह से मतलब जब वायु बहता है तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना भी समझ पाए ना आप कि पवन ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये कई बार ये भी पूछा गया है आपका क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है विभिन्न पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए और शक्ति उत्पादन के लिए जल ऊर्जा का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों यही कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनके नाम लिखिए और शक्ति उत्पादन के लिए जल ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन तो आप समझ गए, अब इसके जस्ट उत्तर को देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चीज़ें तो आप पहले ही जान गए हैं। ठीक है, क्या जान गए कि पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए विभिन्न पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम निम्न हैं। ठीक है, जैसे पहला है फासिल या जीवाश्म ईंधन या उसमें ऊर्जा स्रोत कहते हैं एक ही को। ठीक है ना, या फासिल कर सकते हैं या फिर जीवाश्म ईंधन या फिर उसमें ऊर्जा स्रोत एक ही को कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है भू उसमें ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। चौथा है सूर्य या सौर ऊर्जा स्रोत। पाँचवा है ज्वार ऊर्जा स्रोत। छठवां है वायु या पवन ऊर्जा स्रोत। सातवां है जल ऊर्जा और आठवां है बायोमास या जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और इसमें से आप लोग ये भी जानते हैं कि कौन कौन से इसमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं और कौन कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो पहला है, ठीक है, और कौन सा दोस्तों, और ध्यान दीजिए जो सौर ऊर्जा स्रोत है और ज्वारीय ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और जल ऊर्जा स्रोत है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं आगे जो कर रहा है कि शक्ति उत्पादन के लिए जल ऊर्जा स्रोत का वर्णन करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब इसे देख लेते हैं जल ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं कि जल ऊर्जा मतलब हाइड्रो एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जल के विद्युत विश्लेषण द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर खोज चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण ईंधन हो सकता है। ठीक है, जिसे लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है और सूर्य की गर्मी से पानी के भाप बनकर ऊपर उठने, फिर भाप संघनन से पानी के तल में परिवर्तित होना और उसे एकत्रित हो जाती है। ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, एकत्रित हो जाती हैं। प्रकृति में यह क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, जिसमें सूर्य एक जल पंप की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका कहने का अर्थ यह है कि जल जो है, जल के विद्युत विश्लेषण द्वारा जो है हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करने की खोज चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जल जो होता है दोस्तों एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन होता है जिसे लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सूर्य की गर्मी से आप लोग जानते हैं कि सूर्य की गर्मी से पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और जिसके कारण संघनन मतलब बादल बनते हैं। ठीक है, अर्थात पानी का जो तल होता है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, सूर्य के द्वारा। ठीक, और उसमें एकत्रित जो पानी होता है, ठीक है, मतलब पानी के तल में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि बारिश के महीने फिर पानी इकट्ठा हो जाते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होता है वो पानी ऊपर उठ जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये क्रिया जो है प्राकृतिक में लगातार चलती हुई रहती है। ठीक है, जिससे सूर्य एक जल पंप की भांति कार्य करता है। मतलब सूर्य क्यों जल पंप के भांति कार्य करता है, क्योंकि सूर्य ही उसे एक बार पानी को सोखता है, फिर बारिश होता है, फिर सोखता है। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य करता रहता है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। आई होप आप ये भी समझ पाएंगे जल ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब देख लेते हैं जल ऊर्जा द्वारा शक्ति उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके डायग्राम के सहित हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए
इसमें शक्ति का उत्पादन कैसे करेंगे, जल ऊर्जा द्वारा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें देखिए पहले ऊंचाई से जो है पानी को इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर एक बांध बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए पानी को मतलब इकट्ठा करने के लिए एक बांध बनाते हैं। ठीक है ना, और उस पानी को जो है टरबाइन से होते हुए गिराते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टरबाइन लगाते हैं, जिससे पानी क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और जब इस पानी को गिराते हैं टरबाइन पर, ठीक है ना, तो पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए जब पानी यहाँ पर गिरेगा तब ये स्थितिज ऊर्जा में हो जाती है। ठीक है ना, जब पानी किसी चीज़ पे गिरेगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ पर क्या था, स्थितिज ऊर्जा में था। जब यहाँ से गिर के ये टरबाइन पे गया तो ये क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर देखिए टरबाइन से ये जो है विद्युत जनित्र में चला जाता है। ठीक है, जिससे विद्युत जनित्र जो है इस पानी को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ दोस्तों, यही प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसे। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि ऊंचाई पर पानी एकत्र करने के लिए एक बांध बनाए जाते हैं तथा इस पानी को टरबाइन में से होते हुए गिराते हैं। ठीक है ना, इस पानी को टरबाइन में से होते हुए गिराते हैं, जिसमें पानी की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पानी की क्या है, स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर टरबाइन से विद्युत जनित्र, फिर टरबाइनों से विद्युत जनित्र चलाए जाते हैं। ठीक है ना, टरबाइन से क्या होते हैं, विद्युत जनित्र चलाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विद्युत तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विद्युत होता है उसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, कि ये चीज़ मतलब शक्ति उत्पादन जल ऊर्जा से कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो समझ गया है ना कि सबसे पहले पानी को इकट्ठा करेंगे, फिर उसे टरबाइन पे गिराएंगे। देखिए पानी इकट्ठा किया रहता है तो स्थितिज ऊर्जा में होता है, जब टरबाइन पे गिराएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत जनित्र में चला जाता है। ठीक है ना, जल को भेजता है, जिससे वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा वो विद्युत जनित्र के माध्यम से विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों, और जिसके माध्यम से हम लोग जहाँ चाहें वहाँ पर इसके मतलब विद्युत शक्ति को वहाँ पर ले जाया जा सकता है तार के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर आज तक जानते हुए आ रहे हैं वैसे। ठीक है, इससे आपको समझ में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, और आप लोग वैसे भी जानते हैं फिलहाल। तो ध्यान दीजिए, देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं ठंडे स्थानों पर घरों, होटलों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि को गर्म रखने के लिए किया जाता है सौर ऊर्जा का प्रयोग। ठीक है, और दूसरा सोलर वाटर हीटर द्वारा घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों को गर्म करने की आपूर्ति करना, इसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर कागज़, चाय, दूध आदि उद्योगों में सोलर कन्वेक्शन ड्रायर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब सोलर कन्वेंस ड्रायर के रूप में इसे उपयोग किया जाता है, जिससे कागज़, चाय एवं दूध आदि को उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चौथा स्टेप कि गांव में उपलब्ध वनस्पति एवं खानदान के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और घरेलू कार्यों के लिए सोलर कुकर, सोलर रेफ्रिजरेटर और सोलर पंप आदि में भी इस सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और पानी में सौर बैटरी द्वारा विद्युत प्राप्ति के लिए भी सौर ऊर्जा का प्रयोग हम सब करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए दूर संचार एवं दूरदर्शन मतलब टीवी प्रसारण के लिए भी सौर ऊर्जा का प्रयोग हम सब करते हैं। ठीक है ना, मतलब सौर ऊर्जा के द्वारा हम लोग दूरदर्शन तथा दूर संचार मतलब टीवी का प्रसारण करते हैं। ठीक है, और देखिए ध्यान से खारे जल को पीने योग्य बनाने के लिए भी हम लोग सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों इसका उपयोग के बारे में। ठीक है, और ध्यान दीजिए गाँव में 20 किलोवाट से 500 किलोवाट के सोलर बिजली घर स्थापित कर सकते हैं सौर ऊर्जा के उपयोग से। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब देखेंगे हम सब अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना, पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बायोमास किसे कहते हैं।
क्या है, बायोमास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्या है कि बायोमास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा ये किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त की जाती है इनसे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, देखिए, समुद्रों, झीलों, तालाबों, फसलों, वृक्षों आदि से प्राप्त होने वाले जल द्रव्यों को बायोमास कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, समुद्रों, झीलों, तालाबों और फसलों, वृक्षों आदि से जो प्राप्त होने वाले जल द्रव्य होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। ठीक, और ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसके अतिरिक्त कृषि और खेतों से प्राप्त चावल की भूसी, गन्ने की खोई, मूंगफली के छिलके, मक्का की रुड़, घरेलू कूड़ा करकट, गोबर आदि जो हैं ये बायोमास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये प्रायः वे पदार्थ होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वे पदार्थ होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेते हैं और जल उष्मा ऊर्जा के रूप में वापस करते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक में व्याप्त सभी वनस्पतियों बायोमास का ही रूप होती हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति में जितने भी प्रकार के वनस्पति होते हैं वो बायोमास के ही रूप होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्थलीय बायोमास होता है, दूसरा जलीय बायोमास होता है। ठीक है ना, अब देखिए, स्थलीय बायोमास जो होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थलीय बायोमास के बारे में। ठीक है, तो देखिए, स्थलीय बायोमास पृथ्वी पर उपलब्ध वनस्पतियों, पेड़ों की छालों, पत्तों, पेड़ पौधों, झाड़ियों आदि को कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी मतलब उपलब्ध वनस्पति, पेड़ पौधे, पत्तियां होती हैं और झाड़ियां, इन्हीं को हम लोग स्थलीय बायोमास कहते हैं। जबकि जो दोस्तों जलीय बायोमास होता है वो जो होता है वो जल के अंदर पाए जाने वाले वनस्पति, शैवाल तथा अन्य पदार्थों आदि को कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि थलीय बायोमास और जलीय बायोमास किसे कहते हैं। ठीक है, तो थलीय बायोमास सीधा सिंपल में जानिए कि जो मतलब भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें हम थलीय बायोमास कहते हैं। ठीक है, मतलब स्थल पे जो पाए जाते हैं उन्हें हम लोग थलीय बायोमास कहते हैं। ठीक है, और जो जल में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग जलीय बायोमास कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। अब देखिए बायोमास से ऊर्जा प्राप्त की विधियाँ के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि बायोमास से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो देखिए, पेड़ पौधों की पत्तियों के हरे भाग, ठीक है, जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जिसमें CO2 तथा H2O से क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ, आणविक ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। इससे बायोमास का निर्माण होता है। ठीक है ना, कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए फिर से कि जो पेड़ पौधे तथा पत्तियां हरे होते हैं उसमें सूर्य के किरणों द्वारा, ठीक है ना, CO2 तथा H2O मतलब जल की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे आणविक ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बनते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं से जो है बायोमास का निर्माण होता है। ओके, तो इस प्रकार बायोमास और सूर्य का ही एक रूप है। क्या है, इस प्रकार बायोमास जो है सौर ऊर्जा का ही एक रूप है। बायोमास के परोक्ष दहन से उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त फर्मेंटेशन तथा डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा बायोमास से तेल, इथानॉल एवं मीथेन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, इसमें दोस्तों जो है बायोमास से जो है तेल का उत्पादन, इथानॉल एवं मीथेन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, हाइड्रोगैसीकरण प्रक्रिया द्वारा बायोमास से मेथेनॉल तथा गैसीलोन पदार्थ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाया ना कि बायोमास से ऊर्जा प्राप्त कैसे की जाती है। तो सिंपल में जानिएगा कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है बायोमास का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन ये करा है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, इस प्रकार की ऊर्जा के अनुप्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, और पवन ऊर्जा के अनुप्रयोग को समझाइए। ठीक है ना, दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। पहला क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं और इस प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उनका अनुप्रयोग मतलब उनके उपयोग के बारे में बताइए। और दूसरा कह रहा है पवन ऊर्जा के अनुप्रयोग को समझाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
जिन ऊर्जा स्रोतों का मानव ने अपने हित के लिए उपयोग के लिए मतलब ठीक है समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुगम सरल एवं सस्ती युक्तियों तैयार की और उनके द्वारा ऊर्जा स्रोतों का आदिकाल से लेके ठीक है आधुनिक काल तक निरंतर उपयोग करता हुआ आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन स्रोतों के सीमित भंडार रह गए हैं और निकट भविष्य समाप्त होने की प्रबल संभावना बन गई है। ऐसे ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे जो है जानने से इसमें जो है इतना लंबा लिखा है, जो कि दोस्तों इसे हम लोग पूरा शॉर्ट में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ठीक है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो मतलब जिनका उपयोग जो है हम लोग काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं और जिनका दोस्तों जो भंडारण है वो सीमित होता है और जो कि मतलब कभी भी समाप्त हो जा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यही चीज़ होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए ध्यान से इसके आगे देखा जाए तो देखिए क्या कर रहा है कि इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है ठीक है मतलब इस ऊर्जा के अंतर्गत जो है इस ऊर्जा के अंतर्गत फासिल या ठीक है दोस्तों क्या है इस ऊर्जा के अंतर्गत फासिल या जीवाश्म ईंधन आते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, तेल तथा गैस आदि। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि दोस्तों इस ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है, कोयला, तेल आदि गैस आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो भंडारण है वो सीमित है, कभी भी समाप्त हो जा सकता है। ठीक है ना, और इनका उपयोग भी हम लोग काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप लोग। अब देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, मतलब उपयोग इनके देखिए, फासिल ईंधनों से औद्योगिक उपयोगिताओं हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए दहन मतलब जो भट्ठी उपयोग किए जाते हैं उसमें उसके द्वारा उनमें निहित रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। फिर ऊष्मा ऊर्जा को किसी अन्य माध्यम के द्वारा जैसे भाप के माध्यम की सहायता से टरबाइन या इंजन द्वारा यांत्रिक शक्ति में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फासिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने के लिए जो शक्ति प्लांट स्थापित करते हैं उन्हें ऊष्मीय शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, वायुयान, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर में यांत्रिक शक्ति फासिल ईंधन के रूप में ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों हम आपको सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन में बताए थे ये चीज़। ठीक है ना, जिसको पूरा अच्छे से हम सब वहाँ पर समझे थे इसे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं फासिल ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसमें शक्ति भी कहते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें उसमें शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं आगे जो है पवन ऊर्जा के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं पवन ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, देखिए पवन ऊर्जा स्रोत के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए पवन चक्की में क्षैतिज व ऊर्ध्व अक्ष पर ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लेड लिखा है बस दोस्तों वहाँ पर ब्लेड रहेगा। ठीक है ना, देखिए मतलब जैसे पवन चक्की होती है तो हॉरिजॉन्टल और उसके ऊर्ध्व अक्ष पर क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं जो वायु द्वारा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं। इसके द्वारा विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परंतु वायु के गति जो होते हैं अनुरूप वोल्टता तथा आवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है उनके। ठीक है, मतलब वायु के अनुरूप जो होता है उनके वोल्टता तथा आवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है, जिसे या तो कुछ यंत्र विन्यास द्वारा चक्की की समान गति रखकर स्थिर किया जा सकता है। ठीक है ना, यह इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों द्वारा भी स्थित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए अब आगे कि वायु ऊर्जा जो होती है, ठीक है, मतलब वायु ऊर्जा द्वारा शक्ति प्राप्त करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वायु प्रवाह की दिशा जो होती है वो और उनकी तीव्रता जो होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब वायु बहता है तो कि कोई भी दिशा ग्रहण कर लेता है और कभी स्लो कभी तेज भी चलने लगता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका उपयोग हम सब विद्युत उत्पादन में नहीं करते हैं। ठीक है ना, बट दोस्तों और देखिए आगे इसके कुछ समय मानसून में ही तीव्र वायु प्रवाह उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके उपरोक्त मतलब दोस्तों इसके समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर निम्न विचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब इसका पवन चक्की का उपयोग हम लोग करते हैं निम्न 4 प्रकार से। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहला देखिए कह रहा है वायु ऊर्जा को विद्युत बैटरियों में इकट्ठा करके। ठीक है, मतलब जो वायु द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें विद्युत बैटरियों में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है वायु ऊर्जा द्वारा ऊंचाई पर पानी को एकत्र करके। ठीक है,
मतलब वायु ऊर्जा जब होती है, ठीक है, तो इसके दौरान जो ऊंचाई पर पानी को एकत्र कर लेते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमें वायु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। और तीसरा देखिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से, ठीक है ना, मतलब रसायन ऊर्जा में परिवर्तन से जो है हमें विद्युत मतलब पवन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और चौथा देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में भी एकत्र करके, ठीक है ना, मतलब जो पवन ऊर्जा होती है इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में एकत्र करके भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा है, देखिए कह रहा है सौर तथा नाभिकीय ऊर्जाओं के मूलभूत विचार तथा उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, सौर तथा नाभिकीय ऊर्जाओं के, ठीक है, मूलभूत विचार पर उपयोग करना है, ठीक है ना, उपयोग और उनका उल्लेख करना है। तो देखिए ध्यान से पहले देख लेते हैं सौर ऊर्जा के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, तो सौर ऊर्जा के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम सब, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है सौर ऊर्जा, हम देखेंगे सूर्य द्वारा निकली ऊर्जा संपूर्ण सौरमंडल में फैलती है, इतना बात आप जानते हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किमी दूर पर सूर्य होता है, ठीक है। और इसमें परिवर्तन और वायुमंडल द्वारा शोषण के कारण पृथ्वी के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट शक्ति पृथ्वी पर पहुंचती है। तो हमारी पृथ्वी पर कितना शक्ति पहुंचती है, तो 1 किलोवाट, ठीक है, ध्यान देंगे। और ध्यान दीजिए सूर्य द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई इस ऊर्जा को पूर्ण उपयोगी रूप में मतलब पूर्ण रूप से उपयोग करने में जो होता है कठिनाई है, ठीक है ना, जिस कारण हम इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1% ही कर पाते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका हम सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टेइक सोलर सेल बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, फोटोवोल्टेइक सोलर सेल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए यही होता है फोटो सेल, ठीक है ना, ये फोटोवोल्टेइक सोलर होता है, सेल बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये सेल जो होते हैं देखिए यहाँ से, ये सेल सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्रकाश को शोषित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, यही, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सूर्य के द्वारा प्रकाश को शोषित करते हैं और ये जो होते हैं ये विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। आगे देखिए सूर्य से जब प्रकाश सेमीकंडक्टर से शोषित होता है तो उच्च ऊर्जा वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एक विद्युतीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित होकर ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब और इसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उपज कर लाभदायक कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो होता है इसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है हमें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो ध्यान दीजिए, देखिए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। देखिए एक भारी नाभिक के दो लगभग बराबर के हल्के नाभिक में तोड़ने की या हल्के नाभिक द्वारा संयुक्त भारी नाभिक बनाने की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान का कुछ भाग कम हो जाता है, ठीक है। और द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूप में होती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ है कि जब एक भारी नाभिक को, ठीक है ना, दो बराबर भागों में, ठीक है, देखिए या फिर एक भारी नाभिक हो या फिर एक हल्की नाभिक हो, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारी या हल्की नाभिक को दो बराबर भागों में तोड़ने पर, ठीक है, उनके जो नाभिक होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके नाभिक में जो होते हैं उनका जो नाभिक होता है उनका द्रव्यमान जो होता है, उनके द्रव्यमान कुछ भाग जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान में यही कमी जो होती है ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब कि सौर ऊर्जा द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के बारे में, ठीक है, कि सौर ऊर्जा के द्वारा हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग कैसे करते हैं, ओके। तो देखिए इनके उपयोग निम्नलिखित हैं। जैसे पहला देखिए ठंडे स्थानों पर घरों, होटलों, अस्पतालों को गर्म करने के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग करते हैं, ठीक है।
कैसे करते हैं? तो ठंडे स्थानों पर, घरों, होटलों को गर्म करने में। दूसरा, घरेलू कार्यों के लिए सोलर स्टोव, सोलर कुकर, रेफ्रिजरेटर आदि में, ठीक है। और तीसरा होता है कागज़, चाय, दूध आदि उद्योगों में सोलर कन्वेंशन डायर के रूप में करते हैं हम लोग, ठीक है। और घरेलू कार्यों में भी सोलर पंप के रूप में करते हैं इसे, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं इसके आगे। देखिए, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा। यह है कि नाभिकीय ऊर्जा के लाभ एवं परिसीमाएं क्या हैं, ठीक है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के लाभ एवं परिसीमाएं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले नाभिकीय ऊर्जा के लाभ देख लेते हैं, देन आफ्टर इसकी परिसीमा की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए लाभ के बारे में, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग निम्न प्रमुख क्षेत्रों में होता है, जैसे इसकी सहायता से औद्योगिक रूप में विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, और दवाओं तथा कृषि में उपयोगी होता है। ये क्या, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ये दवाओं तथा कृषि में उपयोगी होता है, ठीक है। और इनकी सहायता से औद्योगिक रूप में विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। और ध्यान दीजिए, शांतिपूर्ण कार्यों में तथा न्यूक्लियर बम विस्फोटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों में तथा न्यूक्लियर बम विस्फोट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, युद्ध में बमों के विस्फोट के रूप में भी ये उपयोगी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके थोड़ा कार्य के बारे में देख लीजिए कि कैसे इससे मतलब विद्युत उत्पन्न होता है। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ये होता है रिएक्टर, ठीक है। ये क्या है? ये रिएक्टर होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टर। देखिए, इस रिएक्टर में क्या होता है, इसमें परमाणु रहते हैं, ठीक है, मतलब तत्व रहते हैं, जैसे न्यूक्लियर होता है, और आप लोग जानते हैं थोरियम होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं तत्व इसमें रहते हैं। इसके द्वारा इसे जो है बॉयलर में हम लोग भेजते हैं, ठीक है। बॉयलर में क्या होता है, ये जो है उसमें एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसमें एनर्जी से कन्वर्ट होकर भाप के रूप में टरबाइन में चला जाता है, जो कि टरबाइन में जाने के बाद दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद विद्युत जनित्र में भेजकर इसे विद्युत शक्ति प्राप्त कर लिया जाता है इससे, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना, इसका कार्य कैसा होता है? तो यही चीज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देन आफ्टर इसके आगे चलते हैं। देखिए, अब देखेंगे हम सब इसकी परिसीमा के बारे में, ठीक है ना, किसकी परिसीमा के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए अत्यधिक उच्च ताप व दाब की आवश्यकता होती है, जिसे आसान करना कठिन है, ठीक है। और साथ ही साथ नाभिक की गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अति उच्च ताप 10 के पावर 8 कैलोरी नहीं दोस्तों, ये केल्विन है, ठीक है ना। उच्च दाब पर प्राप्त होती है, ठीक है। इतना उच्च ताप या तो सूर्य पर संभव है, या नाभिकीय विखंडन में इस आधार पर संलयन अथवा हाइड्रोजन बम बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है मतलब जो इसकी परिसीमाएं होती हैं वो नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो कि दोस्तों ये उच्च ताप एवं दाब जो है ये सूर्य पर ही संभव है, या फिर नाभिकीय विखंडन में इस आधार पर संलयन अथवा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है ना, इसमें संभव होता है। तो चलिए अब जो है अब देखेंगे हम सब अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थी इसकी परिसीमा के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके अगला क्वेश्चन को, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ज्वार ऊर्जा का दोहन किस प्रकार किया जाता है, एक निम्नांकित चित्र द्वारा विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है ना। मतलब ज्वार ऊर्जा का दोहन मतलब ज्वार ऊर्जा के द्वारा हम लोग दोहन कैसे करते हैं, इसके बारे में चित्र के माध्यम से विस्तार से समझना हमें, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए उत्तर देखिए ध्यान से, ज्वार ऊर्जा का पहले दोहन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए समय समय पर समुद्र में ज्वार उठते रहते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न भाटा के तलों के मतलब 5 मीटर इनके अंतर होता है, ठीक है ना। उच्च मतलब ज्वार तथा भाटा के बीच में 5 मीटर का अंतर होता है, ठीक है ना। और इनके अंतर से विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले बताएं
कि जब समय समय पर समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है, मतलब 5 मीटर पे जब होती है, तो वहाँ से जो होता है विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो देखिए अब आगे देखिए, ज्वार से ऊर्जा का दोहन करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर समुद्र के किनारे जलाशय बना देते हैं। ठीक है, इस जलाशय का समुद्र गर्म मार्ग द्वारा संबंध होता है। इन सकरे मतलब पतले बनाए जाते हैं, मार्गों पर गेट लगा दिए जाते हैं तथा गेट पर हीट टरबाइन लगा दी जाती है। जब समुद्र उठता है तो मतलब जब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, मतलब उठते हैं, तो समुद्र में पानी टरबाइन को चलाता है। ठीक है, तो पानी क्या है, टरबाइन पे जब पड़ेगा तो टरबाइन चलने लगता है, तो गेटों में प्रविष्ट होकर, मतलब गेटों में तो ये प्रवेश करके जलाशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और भाटा आने पर, मतलब ज्वार भाटा के आने पर, इसका जल का स्तर नीचा हो जाने पर जलाशय का जल समुद्र की ओर वापस समय मार्ग में लगी टरबाइनों को फिर से चलाने लगता है, जिनसे प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर को घुमाकर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसे अब आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, एक बार बता रहे हैं, देखिए मतलब ज्वार से जो ऊर्जा का दोहन होता है उसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समुद्र के किनारे एक जलाशय बनाते हैं। ठीक है, और उस जलाशय में जो होता है, जब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में, तो देखिए ज्वार जब होगा तो ज्वार क्या ऊपर उठता है। ठीक है, तो उस वक्त जो होता है, पानी जो होता है, वो जो हम लोग जलाशय बनाएंगे समुद्र के किनारे, उसमें सभी पानी आके भर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम गेट बना देते हैं, वो भी उस गेट पर क्या लगाते हैं, तो टरबाइन लगाते हैं। और जब उस पर मतलब टरबाइन लगाते हैं और जब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र का पानी उठकर उस टरबाइन पे जाता है, जिससे टरबाइन हमारा क्या होता है, चलने लगता है। ठीक है, और टरबाइन जब चलने लगेगा उसके बाद क्या होता है, फिर उसके भाटा उत्पन्न होगा, तो सारा पानी जो वहाँ पर एकत्रित होगा वो फिर से जलाशय से समुद्र में चला जाता है। ठीक है, और जिससे दोस्तों टरबाइन पे जब जब पानी पड़ता है, ठीक है ना, तब तब वो क्या होता है, वहाँ पर वो टरबाइन जो होता है वो पानी को विद्युत जनित की सहायता से, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत जनरेटर को देता है, जिससे विद्युत शक्ति की प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो यही चीज़ था दोस्तों ज्वारी ऊर्जा के दोहन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे हम सब। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए, ईंधन से आप क्या समझते हैं, ईंधन के उपयोग तथा इसके वर्गीकरण को बताइए। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि ईंधन से आप क्या समझते हैं और इनके उपयोग तथा इनके वर्गीकरण को बताइए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक, देखिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग ईंधन के बारे में। ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यह है कि वे पदार्थ जो मतलब जब जलते हैं तो उस वक्त जब ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों डिफिनेशन आप सब इसी प्रकार याद करेंगे कि वे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए, सामान्यतः तौर पर ईंधन वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है और उच्च तापमान पर शीघ्रता से ऊष्मा प्रदान करता है। ईंधन अनेक स्वरूपों में प्राप्त होता है, जिनका उपयोग हम अपने परिस्थितियों में विभिन्न कार्यों हेतु करते हैं। ठीक है ना, और ईंधन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले प्राप्यता के आधार पर। ठीक है ना, क्या है, प्राप्यता के आधार पर जो होता है दोस्तों, दो प्रकार के ईंधन को विभाजित किया गया है। ठीक है ना, जैसे सबसे पहला होता है प्राथमिक या प्राकृतिक ईंधन। ठीक है, दूसरा होता है कृत्रिम या द्वितीयक ईंधन। ठीक है, और देख लीजिए दूसरा होता है भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, पहला होता है प्राप्यता के आधार पे और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पे। तो अब देख लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, जिसमें सबसे पहला ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन, तीसरा है गैसीय ईंधन। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि जो ईंधन होता है वे दहन के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, जो सबसे पहला
प्राप्यता के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। और प्राप्यता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। और भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब अगले स्टेप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना दिया है जो एक अच्छे ईंधन के गुण बताइए। ठीक है ना, इसमें अच्छे ईंधन के गुण को बताना है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, एक अच्छे ईंधन के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहला, एक अच्छे ईंधन का प्रज्वलनांक। ठीक है, मतलब जिस पे जलता है, एक अच्छे ईंधन का प्रज्वलांक न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इनका जो इनिगेशन पॉइंट है वो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे ईंधन का। ओके, और ध्यान दीजिए दूसरा है, ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है उच्च होना चाहिए, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है इनका उच्च होनी चाहिए। ठीक है ना, और तीसरा देखिए इसमें प्रज्वलन। ठीक है ना, प्रज्वलन जो है प्रारंभ होने के पश्चात मतलब बाद ईंधन जो है स्वतंत्रतापूर्वक उच्च दक्षता के साथ जलना चाहिए। ओके, और यह अच्छे ईंधन को हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक अच्छे ईंधन जो होते हैं वो हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए एक न्यूनतम धुआं एवं गैस उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो एक ऐसा ईंधन होना चाहिए जो कि एक न्यूनतम रूप से धुआं और गैस उत्पन्न करे। ठीक, अब देख लीजिए अगला, यह आर्थिक रूप से मितव्ययी, मतलब मितव्ययी के मतलब दोस्तों होता है सस्ता। ठीक है ना, मतलब यह आर्थिक रूप से सस्ता, भंडारण में सरल तथा परिवहन में सुगम होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि यह आर्थिक रूप से सस्ता और इनका रख रखाव आसान होना चाहिए और इन्हें परिवहन में सुविधाजनक होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ले आने में आसानी होनी चाहिए, ऐसे दोनों होनी चाहिए। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए इसमें अज्वलनशील पदार्थ न्यूनतम होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो न जलने वाले पदार्थ होते हैं वो न्यूनतम होने चाहिए एक अच्छे ईंधन में। ठीक है, अब देखिए आगे, इनके राख की मात्रा कम होनी चाहिए और गलनांक अधिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनमें जो जलाने पर जो राख उत्पन्न होता है वो कम होना चाहिए और ये जलने में अधिक तेज होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह है। अब देख लेते हैं आगे कि द्रव ईंधन होने की स्थिति में ऑक्टेन तथा सीटेन नंबर अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब द्रव ईंधन की स्थिति में जब होता है तो इनकी जो स्थिति होती है वो ऑक्टेन तथा सीटेन नंबर अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, अब देख लेते हैं अगला, वांछित चमक। ठीक है, मतलब लेमिनोसिटी की ज्वाला प्रदान करने योग्य हो ये। ठीक है ना, मतलब लेमिनोसिटी की ज्वाला ये प्रदान करने के लायक होनी चाहिए। ठीक है, जो एक अच्छे ईंधन का गुण होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप ये सारे एक अच्छे ईंधन के गुण को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे भी देख लीजिए, 2-4 पॉइंट और हैं, इनको भी अच्छे समझ लीजिए आप सब। ठीक है, देखिए यह है ठोस ईंधन के अवशेष अन्य जगहों पर उपयोगी होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए लकड़ी होता है, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला प्राप्त होता है, तो कोयले का हम लोग क्या करते हैं, कोयले का हम लोग प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, मतलब कोयले को भी जलाते हैं। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि ठोस ईंधन के अवशेष अन्य जगहों पर उपयोगी होने चाहिए। ठीक है ना, उनके जो अवशेष मतलब राख बचते हैं उनका भी अन्य जगहों पर उपयोग होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ठोस ईंधन की दशा में इसके टुकड़ों का साइज एक सा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ठोस ईंधन होते हैं उनके जो टुकड़ों का साइज होता है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इससे ईंधन का दहन तथा उनका नियंत्रण उचित हो सके। ठीक है ना, मतलब इससे जो होता है ईंधन का जो दहन होता है, मतलब जब ईंधन को जलाते हैं तो इसको जलाने में और उसका नियंत्रण करने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए सारे क्वेश्चन वही हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में अभी उससे पूछे गए हैं अभी तक के। ठीक है ना, तो देखिए ये है ठोस ईंधन के गुणों की व्याख्या कीजिए। क्या है, ठोस ईंधन के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ठोस ईंधन के गुण निम्न होते हैं। ठीक है ना, जिसमें इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, राख की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, जल तथा ज्वलनशील पदार्थ की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए और गंधक आदि जैसे हानिकारक तत्व नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए दोस्तों इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए ध्यान से, अब है कि राख का गलनांक उच्च होना चाहिए, मतलब जो राख निकलता है वो जो होता है वो जलने में
जलने में जो होता है वो जलने में बहुत ही उसका तेज होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो गलनांक होता है उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए छठवां, दहन के पश्चात दग्ध गैस साफ तथा बिना धुएं वाली और धूल कणों से रहित होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दहन के पश्चात जो होता है दग्ध गैस साफ तथा बिना धुएं वाली और धूल कणों से रहित होनी चाहिए। ओके, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, हम सब आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीबीटी में कितने बार ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूरा इंपॉर्टेंटली मान के चलिएगा, ठीक है, कि इस चैप्टर से मतलब चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसीलिए बेहतर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ईंधन के ऊष्मीय मान को परिभाषित कीजिए तथा उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान को समझाइए, ठीक है। और अन्य तरह से पूछता है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को परिभाषित कीजिए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से इसे समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा वो भी समझा कर बताएंगे, उसके बाद आपको परिभाषा दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, इसमें हम सब जानेंगे ऊष्मीय मान के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या जानते हैं, ऊष्मीय मान के बारे में देखेंगे, उसके बाद उच्च ऊष्मीय मान निम्न ऊष्मीय मान के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, देखिए इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से, क्या है, इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से ऊष्मा प्राप्त होती है, उससे ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई पूछे कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं, मतलब उसे हम उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान द्वारा यह पता चलता है कि उस ईंधन को जलाने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं ठोस अथवा द्रव ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ठोस अथवा द्रव ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा, ठीक है। वो देन आफ्टर हम सब देखेंगे गैसीय ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले किसे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ठोस, क्या देखेंगे कि ठोस अथवा द्रव ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हम सब क्या देखने वाले हैं, ठोस अथवा द्रव ईंधन के ऊष्मीय मान की परिभाषा, ठीक है। तो देखिए इकाई संघनक का मतलब मास होता है, ठीक है। क्या होता है, संघनक का मतलब मास होता है, मतलब इकाई संघनक में द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास द्रव्यमान, मतलब इकाई द्रव्यमान या 1 किलोग्राम ठोस द्रव ईंधन के पूर्ण दहन से, ठीक है। आप लोग कैसे बोलेंगे कि 1 किलोग्राम ठोस द्रव ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसका ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप अपने से बता सकते हैं। डेट मीन दोस्तों यदि इसकी परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो यही है कि इकाई द्रव्यमान या फिर 1 किलोग्राम ठोस द्रव ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त हुई ऊष्मा ऊर्जा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है ना। और डेट में दोस्तों हम जैसा बता रहे हैं वैसा भी आप लोग अच्छी तरह याद कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम ठोस ईंधन के द्रव ईंधन के पूर्ण दहन से, मतलब 1 किलोग्राम ठोस द्रव ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे किलो जूल प्रति केजी ईंधन के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसमें, इसे किलो जूल प्रति केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। बड़ी इकाई के लिए mg मतलब मेगा जूल प्रति किलोग्राम ईंधन प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं हम सब गैसीय ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गैसीय ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की परिभाषा देख लेते हैं। अब तक हम लोग ठोस और द्रव के देखे थे, ठीक है ना, बट गैसीय ईंधन में देखिए क्या करते हैं परिभाषा, विशिष्ट अथवा मानक ताप पर, ठीक है, क्या है, विशिष्ट अथवा मानक ताप एवं दाब पर जो 15 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडल दाब माना जाता है, 1 घन मीटर मतलब 1 घन मीटर गैसीय के संपूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों इसका डिफिनेशन आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1 घन मीटर में, ठीक है, कि 1 घन मीटर
गैसी के संपूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस गैसीय ईंधन का ऊष्मीमान कहते हैं। इसे जो है दोस्तों जूल प्रति केजी में या फिर मेगा जूल प्रति मीटर क्यूब में क्या होता है, मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो जूल प्रति मीटर क्यूब या फिर मेगा जूल प्रति मीटर क्यूब इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बोलिए तब इतना समझ पाए ना। अब देखिए, किसी ईंधन का ऊष्मीमान निम्न दो प्रकार का होता है। क्या होता है, किसी ईंधन का निम्न जो ऊष्मीमान होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला उच्च ऊष्मीमान, दूसरा निम्न ऊष्मीमान। ठीक है ना, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग उच्च ऊष्मीमान के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब उच्च ऊष्मीमान के बारे में, जिसे इंग्लिश में हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, जिसे SCV कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, शॉर्ट में SCV भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जाने कि जो ये ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये देखिए दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, यही यहाँ पर मेन पॉइंट है, मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ गए तो आप जान जाएंगे उच्च ऊष्मीमान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसे सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसे हम आपको अपने सिंबल मतलब सिंगल लैंग्वेज में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं उच्च ऊष्मीमान के बारे में, जिसे इंग्लिश में हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं और शॉर्ट में SCV कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है, इसे यदि आप समझ गए तो जान जाएंगे उच्च ऊष्मीमान क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे ध्यान से सुनिए, हम आपको एक आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जैसे आप लोग सपोज मान लीजिए जैसे आप लोगों के घर में सिलेंडर होगा गैस का। ठीक है, उस गैस के सिलेंडर पे दो वैल्यू लिखा रहता है, पहला ग्रॉस वैल्यू और दूसरा होता है नेट वैल्यू। ठीक है, पहला क्या होता है ग्रॉस वैल्यू, दूसरा नेट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जो ग्रॉस वैल्यू होता है वो जो लिखा होता है वो टोटल आपका जितना गैस होता है उस सिलेंडर में और जो गैस होता है उस दोनों भार को लिखा रहता है ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों ग्रॉस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का हम लोग ग्रॉस वैल्यू निकालना है वो वस्तु और उसमें जो वस्तु आती है उन दोनों वस्तुओं का मान टोटल वो ग्रॉस वैल्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए, मतलब एक पूरा सिलेंडर आपका जो है, ठीक है, वो पूरा सिलेंडर जितने किलो का रहेगा वो टोटल आपका ग्रॉस वैल्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदि उसके सिर्फ गैस की बात की जाए उसके अंदर जो है, ठीक है, जिसका हम लोग दाम केवल देते हैं, हम लोग गैस की खरीदने जाते हैं तो केवल गैस का दाम देते हैं, उसके सिलेंडर का नहीं। ठीक है ना, तो गैस जो होता है उसका दाम जो होता है उसे कहते हैं निम्न ऊष्मीमान, मतलब लोअर या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बाज़ार में जाते हैं आलू लेते हैं तो उसकी जो सूती वाली बोरी होती है, ठीक है, तो वो जो सूती वाली बोरी होती है दोस्तों उसमें भी क्या कहते हैं वो दुकानदार लोग मतलब बोरी के साथ तौलते हैं आलू को। ठीक है ना, और वो लोग दाम भी लेते हैं हमारा बोरी के साथ साथ आलू वाला ही दाम ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों का एक साथ दाम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो आता है ग्रॉस वैल्यू के अंतर्गत। ठीक है ना, और जो चीज़ मान लीजिए मार्केट में ही चीनी आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नेट कैलोरीफिक वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग जो पैसा देते हैं नेट आपको 50 kg की चीनी का आप लोग पैसा देते हैं। ठीक है ना, वो बोरा का अलग होता है। ठीक है ना, बोरा का वजन अलग होता है, 50 kg उसमें चीनी सिर्फ रहता है। ठीक है, जिसका आप लोग 50 kg का दाम देते हैं, बोरे का दाम नहीं देते हैं। ठीक है, बट आलू में क्या होता है, आलू में आप लोग आलू के साथ साथ बोरे का भी दाम देते हैं क्योंकि बोरा सहित तौलाया जाता है। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाना कि ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है वो पूरी वस्तु का भार, और नेट वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम लेते हैं बट बस उसी चीज़ का मान होता है। ठीक है ना, उसी चीज़ का मान होता है इसमें। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं, आसान होगा आपको समझने में। देखिए उच्च ऊष्मीमान, देखिए किसी ईंधन की इकाई द्रव्यमान या उसके आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा मात्रा, ठीक है, जबकि उसमें जलवाष्प मतलब भाप के संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी उसमें क्या होती है, मतलब मिली हुई होती है। ठीक है ना, क्या होती है दोस्तों, मिली हुई होती है, उसमें जलवाष्प की संघनन की प्राप्त ऊष्मा भी मिली हुई होती है। ठीक है ना, तो उच्च अथवा सकल ऊष्मीमान कहलाते हैं ये सब। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं, देखिए किसी ईंधन की इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जबकि उसमें जलवाष्प भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना, उसमें जो जलवाष्प होता है उससे भी शामिल कर लिया जाए, तो इससे प्राप्त जो उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इससे प्राप्त जो ऊष्मा उत्पन्न होती है
उसे हम लोग ऊष्मीमान कहते हैं, मतलब उच्च ऊष्मीमान कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही कह रहा है कि उसमें जलवाष्प के संघनन से भी ऊष्मा को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब इसमें जो भाप मतलब जलवाष्प होता है उससे भी संघनित किया जाता है। वही कहने का मतलब है, जो बोरा आता है आलू के साथ साथ दोनों को क्या किया जाता है, एक ही में मिला लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि किसी ईंधन के इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जबकि उसमें जलवाष्प भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसे ऊष्मा को हम लोग उच्च ऊष्मीमान कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम सब निम्न ऊष्मीमान के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग शॉर्ट जानिएगा। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम में लिखिएगा, कहीं से भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए, किसी ईंधन की इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जबकि उसमें जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो उन्हें निम्न या शुद्ध ऊष्मीमान कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपको बताया ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो जलवाष्प होता है उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब जैसे चीनी लेते हैं तो उसके बोरी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल चीनी का दाम आपको देना रहता है। ठीक है, तो बोलिए समझ पाए ना कि किसी इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें जलवाष्प को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसे निम्न अथवा शुद्ध ऊष्मीमान कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन को हम सब यहाँ समझते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों जो कि ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है द्रवीय ईंधन की श्यानता से आप क्या समझते हैं। क्या दिया है, द्रवीय ईंधन के श्यानता से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, द्रवीय ईंधन के बहाव के अंतर्गत उनके अणुओं में पारस्परिक घर्षण। ठीक है, क्या है, मतलब द्रवीय ईंधन के जो बहाव होते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत उनके अणुओं के परस्पर घर्षण, जब उनके अणु आपस में शामिल होते हैं तो उनमें जो घर्षण उत्पन्न होता है, प्रवाह का विरोध करते हैं वो सब। ठीक है, जो अणु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, घर्षण करके उस प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसे हम सब श्यानता कहते हैं। ठीक है, और श्यानता द्वारा किसी द्रव के गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होती है। ठीक है, कि श्यानता द्वारा हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी द्रव गाढ़ा है पतला है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अधिक गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है और अणु अधिक, और जो अणु मतलब जो अणु पतलेपन होते हैं, ठीक है, उनके अधिक घर्षण के कारण वह आसानी से बह नहीं सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इतना ध्यान देंगे, अधिक गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। ठीक है, और अणुओं में अधिक घर्षण के कारण वह आसानी से बह नहीं सकता है। ठीक है ना, जब गाढ़ा द्रव रहेगा तो क्या होगा वो दोस्तों, वो आसानी से बह नहीं सकता है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान देंगे। तो चलिए अब जो है देख लेते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विभिन्न ईंधनों के नाम लिखिए, विभिन्न गैस ईंधनों के नाम लिखिए, जिनमें से किन्हीं दो के विशिष्ट गुण उपयोगों का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है ना, देखिए इसमें से कह रहा है कि किसी गैस ईंधनों के किन्हीं विभिन्न गैस ईंधनों के नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं दो के विशिष्ट गुण और उनका उपयोग भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लोग बताएंगे। देखिए गैस ईंधनों के पहले नाम लिखेंगे, जैसे सबसे पहला प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं, कोल गैस, अभिधमन भट्टी गैस, प्रोड्यूसर गैस, एसिटिलीन गैस, गोबर गैस। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, गैस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसमें सब कह रहा है कि किन्हीं दो गैसों के गुण और उनके उपयोग को बता दीजिए। तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोल गैस के गुण व उपयोग लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके प्रमुख घटक मेथेन और हाइड्रोजन होते हैं। कोल गैस के प्रमुख घटक जो होते हैं वो मेथेन और हाइड्रोजन होते हैं। प्रति टन कोयले से लगभग 290 मीटर क्यूब कोल गैस प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब प्राप्त की जाती है, और इसका ऊष्मीमान जो है 14 से 22 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब तक होता है। ठीक है, इसका अपेक्षिक भार जो होता है 0.45 से 0.49 केजी प्रति मीटर क्यूब तक होता है। ठीक है, अब भारत में कोल गैस का उपयोग अधिकतर इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कोल गैस का, तो इसका उपयोग जो है इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, और इसके दोस्तों गुण के बारे में आप जानेंगे कि इसका
उष्मीमान जो होता है 14 से 42 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब होता है और अपेक्षिक भार 0.45 से 0.49 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके गुण के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब आगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, यह है प्रोड्यूसर गैस के गुण और उपयोग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस गैस का उष्मीमान लगभग 3.5 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब होता है। इसमें 14 से 28% तक 0 से 18% तक H2O, 0.2 से 3.5% तक CH4, 5 से 12% तक CO2 तथा 45 से 60% तक N2 होता है। ठीक है, इस गैस का अधिकतम उपयोग जो होता है इस्पात प्लांट में, बॉयलर भट्टियों में, सिरेमिक भट्टियों में तथा कांच लगाने वाली भट्टियों में किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं, इस्पात प्लांट में, बॉयलर भट्टियों में और कांच लगाने वाली भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका गुण में आप यही बता सकते हैं, इसका गैस का उष्मीमान जो होता है 3.5 मेगाजूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप लोग बता सकते हैं इसमें। ठीक है, इतना चीज़ अब देख लेते हैं, देन आफ्टर अगला क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए बॉयलर में प्रयुक्त विविध ईंधनों के नाम लिखिए। मतलब जो बॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं ईंधन, उनका नाम लिखना है और उनके गुण के बारे में बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। देखिए इसका जो उत्तर है वो ये है, देखिए ध्यान से, कि पहले देखते हैं हम लोग कि बॉयलर में कौन कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, उनको सबसे पहले समझिए। देखिए बॉयलर में जीवाश्म ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है, बॉयलर में जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको हम लोग रासायनिक ऊर्जा, उनके जो रासायनिक ऊर्जा होते हैं, मतलब बॉयलर में जीवाश्म ईंधनों की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उनको उसमें ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, पहला कोयला होता है, दूसरा तेल ईंधन, तीसरा गैस ईंधन। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के जो ईंधन होते हैं वो बॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, पहला कोयला, दूसरा तेल ईंधन, तीसरा गैस ईंधन। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कोयले के प्रमुख गुण के बारे में। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि तीनों ईंधन, मतलब ईंधन के नाम बताइए जो बॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं और उनके गुण बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखेंगे कोयले का गुण। ठीक है ना, कोयले के प्रमुख गुण को देखिए। कोयले तस्तरी शैल या पत्थर हैं। क्या है, कोयला जो होता है वो तस्तरी शैल होता है या फिर पत्थर होता है, जिसमें अधिकतम वनस्पत के परिवर्तित अवशेष होते हैं। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं जो भी वनस्पत जमीन के अंदर पहले के युद्धों में, मतलब भूकंप के वास्ते जो है दब उब गए थे, तो उनसे ही उत्पन्न आज के डेट में कोयला निकलता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि इसमें अधिकतम वनस्पत के परिवर्तित अवशेष होते हैं और जो कि अज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, इनमें नमी, उड़नशील पदार्थ, राख, अचर, कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक तथा नाइट्रोजन आदि होते हैं। ठीक है, आदि होते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाना, इनके गुण के बारे में क्या कहेंगे? तो ये कोयला स्तरीय शैल या पत्थर है जिसमें अधिकतम वनस्पत के परिवर्तित अवशेष और अज्वलनशील पदार्थ ये होते हैं। इसमें नमी, उड़नशील और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक आदि गैसें जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए अब देख लेते हैं हम सब ईंधन, तेल ईंधन के प्रमुख गुण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लगभग सभी द्रव ईंधन खनिज तेल या पेट्रोलियम के गौण उत्पादन हैं। ठीक है ना, द्रव ईंधनों में मुख्य अनेक प्रकार के द्रव हाइड्रोकार्बन होते हैं और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक भी होता है। ठीक है ना, तेल ईंधन में क्या होता है, कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और गंधक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और अन्य इसमें जो होता है द्रव ईंधन में मुख्य रूप से अनेक प्रकार के द्रव हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और लगभग सभी द्रव ईंधनों में खनिज तेल या पेट्रोलियम के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला जो तीसरा है वह है गैस ईंधनों के प्रमुख गुण के बारे में। ठीक है, तो गैस ईंधन के प्रमुख गुण में से कार्बन और हाइड्रोजन दहनशील यौगिक के मिश्रण अदहनशील गैस होते हैं। ठीक है ना, इसमें मुख्यतः CO2, मतलब CO, H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 आदि तथा CO2 तथा N2 होती हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, बोलिए इतना सोच पाए ना आप। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग बॉयलर में भट्टी में कोयले के दहन के लिए आवश्यकता से अधिक वायु क्यों भेजी जाती है। ठीक है, और बॉयलर में गैस और बॉयलर के गैसों में प्रमुख अवयवों का उल्लेख। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें जो होता है दोस्तों, क्या जानना है हमें ये जानना है कि बॉयलर की भट्टी में कोयले के दहन के लिए आवश्यकता से अधिक वायु क्यों भेजी जाती है। तो ये सबसे पहले जानिए। देखिए, बॉयलर की भट्टी में कोयले के दहन के लिए सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की गई वायु की मात्रा इसके पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि वायु का संपर्क ईंधन के कुछ भाग पर होता है और ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसलिए बॉयलर में कोयले के दहन के लिए आवश्यकता से अधिक ऊर्जा वायु भेजी जाती है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाना। अधिक वायु क्यों भेजी जाती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो वायु की मात्रा होती है उसके पूर्ण दहन के लिए वो पर्याप्त नहीं होती है, और उसकी पर्याप्त मात्रा को पूरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक वायु को भेजते हैं। ठीक है, मतलब उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए। अब देखेंगे बॉयलर के तप्त गैसों के प्रमुख अवयव निम्न हैं। पहला CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा N2 नाइट्रोजन, पाँचवा जलवाष्प H2O। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ पाएंगे। ये होते हैं बॉयलर में गैसों के प्रमुख अवयव। ठीक है ना, ये पाँचों। ठीक है, तो चलिए अब देन आफ्टर अगला देखते हैं हम सब। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फ्लू गैस क्या है। किसी प्रारूपिक फ्लू गैस के अवयव के नाम लिखिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जाएंगे फ्लू गैस होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए, ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस जो भट्टी के दहन कक्ष में उपजती हैं और चिमनी की ओर प्रवाहित होती हैं तो फ्लू गैस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग अपने यहाँ देखे होंगे कि जैसे भट्टों को तो देखे होंगे आप लोग। ठीक है, भट्टे में जो चिमनी होती है भट्टे पे, उस चिमनी में जो ईंधन जलाई जाती है उसके फलस्वरूप जो भट्टे के मतलब चिमनी के ऊपर से जो है मतलब उसके दहन कक्ष में जो ईंधन उपजता है और वो चिमनी के ऊपरी सिरे से बाहर निकलता है तो वो फ्लू गैस कहलाता है। ठीक है ना, जो उसमें धुएँ निकलते हैं वही फ्लू गैस कहलाते हैं। ठीक है, तो बोलिए समझ पाए, वही कहा जा रहा है कि ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस जो भट्टी के दहन कक्ष में उपजती हैं और चिमनी की ओर प्रवाहित होती हैं वे फ्लू गैस कहलाती हैं। तो बोलिए दोस्तों इतना आप समझ पाए। अब देखिए, प्रारूपिक फ्लू गैस के अवयव के नाम देख लीजिए। जैसे इस प्रकार के फ्लू गैस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O मतलब जलवाष्प। ठीक है ना, आदि अवयव सम्मिलित होते हैं इसमें। यदि फ्लू गैस में जल वाष्प संघनित कर दिया जाए तो, ठीक है, यदि फ्लू गैस में जल वाष्प संघनित कर दिया जाए तो फ्लू गैसों में केवल CO2, N2 और O2 तथा SO2 अवयव शेष रह जाएंगे। ठीक है ना, ऐसी फ्लू गैसों को शुष्क फ्लू गैस या फिर शुष्क दहन अवयव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो CO2, N2, O2 होता है, ठीक है, और SO2 ये सभी क्या आते हैं, ये सभी शुष्क फ्लू गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल बता रहे थे उसमें आपको बताए थे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग देन आफ्टर अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन को पूरा बेहतर से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना मान के चलिएगा 100% कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, पूरा उम्मीद से कह रहे हैं। और इसका दोस्तों जो इसका डिफिनेशन वाला पार्ट है इसे हम अपने टेलीग्राम पे PDF के रूप में रखे हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है ना, पूरा अपने लैंग्वेज में पूरा शॉर्ट में लिखे हैं, नोट बनाए हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए फ़िलहाल। ठीक है, बट इसका आंसर जो है दोस्तों हम आपको सैम्पल पे बताएंगे। ठीक है, वाइट बोर्ड पर। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, वाइट बोर्ड पर इसका आंसर जो है पूरा आपको समझा के बताएंगे ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है ना, और इसका डिफिनेशन वाला पार्ट हम टेलीग्राम पे भेजे हैं। ठीक है, तो देखिए 68 उपकरण द्वारा बॉयलर से वर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण की विधियों को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, स्वच्छ चित्र द्वारा फ्लू गैसों के विश्लेषण के लिए 68 उपकरण का वर्णन कीजिए, इस प्रकार पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे तो भेजें, वहाँ से ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है दोस्तों इसे हम आपको आपके वाइट बोर्ड पर बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द्रव ईंधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया वही केवल आप सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए एक बार आप समझिए, द्रव ईंधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जितने दिए हैं। पहला, हिमांक क्या होता है, स्फुलिंग बिंदु क्या होता है, ज्वाला बिंदु क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को हम सब यहाँ जानेंगे। तो देखिए, पहला हिमांक जानते हैं क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था धारण कर लेता है कि उसे परखनली से झुकाने पर 1 मिनट तक भी उसकी सतह क्षैतिज नहीं होती है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है, हिमांक वो चीज़ होता है कि हिमांक मतलब वह तापमान होता है जिस पर मतलब कोई द्रव, ठीक है, कि कोई द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था में आ जाए जिससे कि परखनली से हम लोग यदि उसे झुकाएं 1 मिनट के लिए तो उसकी सतह जो है क्षैतिज नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होती। बोलिए इतना समझ पाए कि हिमांक क्या होता है। अब देखिए स्फुलिंग बिंदु को देख लेते हैं दूसरा, ठीक है। देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन का वायुमंडलीय वायु के साथ मिश्रण क्षण भर के लिए उस समय जलता है जब तक कि लौ उसके समीप लाई जाती है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यह है कि स्फुलिंग बिंदु वो जो होती है, स्फुलिंग बिंदु मतलब वह न्यूनतम तापमान होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे कढ़ाई में आप लोग मान लीजिए पानी और तेल मिक्स है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए सपोर्टेड, हाँ मान लीजिए पानी तेल मिक्स है, ठीक है। जब उसके समीप जब हम लोग आग को ले जाते हैं तो कुछ समय के लिए क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है ना। सपोज कभी कभी आप देखे होंगे पानी ही जलने लगता है, ठीक है ना, मतलब जब उसको लौ को कुछ समय के लिए उसके समीप लाते हैं तो जलने लगता है अचानक से, ठीक है। तो वही उस स्फुलिंग बिंदु कहलाता है जब कुछ समय के लिए जलता है, ठीक है ना। तो आप लोग डिफिनेशन पार्ट में ऐसे लिखेंगे कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन का वायुमंडलीय वायु के साथ बना मिश्रण क्षण भर के लिए उस समय जलता है जब तक एक लौ समीप लाई जाती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए दोस्तों, हम सब देखेंगे अगला अपना क्वेश्चन, अगला देखेंगे जो है ज्वाला बिंदु। ज्वाला बिंदु को देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन का जिस पर मानक दशाओं में प्रज्वलन होता है और जलने पर ज्वाला उसके समीप लाई जाती है तो वो कम से कम 5 सेकंड तक लगातार जलता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे जब अधिक तेल हीट हो जाता है तो उस वक्त जब हम लोग क्या करते हैं, जब अग्नि को उसके समीप लाते हैं तो लगभग 5 सेकंड तक जलता रहता है, ठीक है ना। तो वैसा जहाँ पर कंडीशन है तो उसे बोलते हैं ज्वाला बिंदु, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन का जिस मानक दशा में प्रज्वलन होता है और जलने पर ज्वाला उसके समीप लाई जाती है तो कम से कम वो 5 सेकंड तक जलता रहे लगातार, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सब देखेंगे क्या चीज़, ये देखने वाले हैं कि ऑक्टेन अंक को परिभाषित कीजिए और ऑक्टेन तथा सीटेन में क्या अंतर है, इसे हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ऑक्टेन को समझते हैं। देखिए ऑक्टेन, यह आइसोऑक्टेन तथा नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसोऑक्टेन का वह प्रतिशत आयतन होता है जो मानक इंजन में जलाए गए तेल ईंधन के दहन गुणों से ठीक मिलता है, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए, यह आइसोऑक्टेन तथा नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आइसोऑक्टेन का वह आयतन मिश्रण होता है, वह आयतन प्रतिशत होता है, ठीक है दोस्तों, जो मानक इंजन में जलाए गए तेल ईंधनों के गुण से ठीक मिलता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना ऑक्टेन क्या होता है। देखिए, अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल का संपीड़न अनुपात अधिक होता है तथा बिना दहन किए हुए यह अधिक शक्ति प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, तथा इंजन की दक्षता भी इससे बढ़ जाती है। ओके, अब देखिए ऑक्टेन तथा सीटेन में प्रमुख अंतर के बारे में। तो देखिए पहला अंतर, पेट्रोल इंजन में अभिघात मतलब नॉकिंग दहन कक्ष के अंतिम भाग में ईंधन के एकदम जलने से होता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, अब इसके आगे देखते हैं हम सब। देखिए, जबकि डीजल में अभिघात दहन कक्ष के प्रथम भाग में ईंधन का दहन एकदम न होने से होता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग एक चीज़ नहीं जान पा रहे होंगे कि दोस्तों कि ये जो पेट्रोल इंजन है ये ऑक्टेन के अंतर्गत आता है और जो यहाँ पर डीजल ईंधन है, ठीक है, क्या है डीजल ईंधन, ये जो होता है ये आता है सीट नंबर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो देखिए कर है मतलब ऑक्टेन में जो पेट्रोल में अभिघात दहन कक्ष के अंतिम भाग में ईंधन के एकदम जलने से होता है, जबकि डीजल में अभिघात दहन कक्ष के प्रथम भाग में दहन
प्रथम भाग में ईंधन का एकदम दहन जो होता है नहीं होने से होता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा है ऑक्टेन संख्या पेट्रोल इंजनों में तेल के अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल इंजनों में तेलों के अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि डीजल इंजन में सीटेन संख्या प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। जबकि डीजल इंजन में सीटेन संख्या क्या करती है, बताती है, ठीक है ना। और तीसरा देखिए, पेट्रोल इंजन में आइसोऑक्टेन का अभिघात नंबर 100 तथा एनहेप्टेन का अभिघात नंबर 0 माना जाता है, ठीक है। जबकि डीजल इंजन में सीटेन का अभिघात नंबर 100 तथा मिथाइल नेप्थोलीन का अभिघात नंबर 0 माना जाता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, अधिक ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन पेट्रोल इंजन में अधिक शक्ति तथा कम अभिघात उत्पन्न करता है, जबकि डीजल ईंधन वाला इंजन अधिक सीटेन संख्या वाला ईंधन यह कार्य करता है, ठीक है ना। अधिक पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड तथा अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि डीजल सीटेन संख्या को बढ़ाने के लिए सीटोन परऑक्साइड या इथाइल नाइट्रेट आदि डोप्स मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, मिलाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यह अभिघात प्रतिरोध मतलब नॉक रेजिस्टेंस और स्फुरांक मतलब फ्लैश पॉइंट को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखेंगे अभिघात प्रतिरोध मतलब नॉक रेजिस्टेंस के बारे में, ओके। तो देखिए, पेट्रोल में कुछ ऐसे उपयुक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि आघात समाप्त कम हो जाए। इन पदार्थों को आघात रोधक तथा उनके उस गुण को आघात प्रतिरोध कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए, स्फुरांक यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई द्रव ईंधन अग्नि की क्षणिक दमक देता है। उस द्रव ईंधन क्या कहलाता है दोस्तों, स्फुरांक कहलाता है। स्फुरांक को दमांक भी कहते हैं, ठीक है, क्या दमकांक भी कहते हैं, ओके। तो बोलिए दोस्तों, इतना आप समझ पाए ना। इसे दोस्तों अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल हमको रिवीजन क्लास के लिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेहद ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो है स्वच्छ चित्र द्वारा नकल जोड़ की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या फिर एक नकल जोड़ का सचित्र वर्णन बनाकर कह दिए और स्वच्छ चित्रों द्वारा नकल जोड़ की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान से समझिए। पहले इसके परिभाषा को जान लीजिए, फिर इसके डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। देखिए, नकल जोड़ की सहायता से दो ऐसा छड़ों जोड़ा जाता है। देखिए, ये दो छड़ होते हैं, एक किया, ठीक है। मतलब नकल जोड़ की सहायता से दो ऐसे छड़ों को जोड़ा जाता है जिन पर तनाव बल लगता है। जिन पर क्या लग रहा है दोस्तों, तनाव बल मतलब टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है ना, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। देखिए, यही कह रहा है, नकल जोड़ की सहायता से ऐसे दो छड़ों को जोड़ा जाता है जिन पर तनाव बल लगता हो। यदि इस जोड़ के लिए गाइड प्रबंध हो, गाइड मतलब जिसे बंधा हो, ठीक है, तो इसकी सहायता से संपीड़न बल भी पारेषित किया जा सकता है, ठीक है। और इस जोड़ में कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन संभव है। इसका उपयोग शक्ति की कोणीय दिशा में स्थानांतरित करने के लिए दो छड़ों को जोड़ने हेतु पिस्टन रॉड तथा कनेक्टिंग रॉड तथा पश्चाग्र गति को घुमाने के लिए मतलब घूर्णन गति में परिवर्तन के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अब देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट को। देखिए, इस जोड़ को बनाने के लिए एक छड़ सिरे स्थूलन तथा मशीनन करके आँख बनाई जाती है, ठीक है ना। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, आँख यहाँ पर है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को आँख कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हो गया। और देखिए, दाईं ओर एक छड़ के सिरे पर बनी, इसी प्रकार दूसरे छड़ के सिरे पर एक चिमटे आकृति बनाई जाती है, ठीक है। और चिमटे के दोनों भागों में भी मशीनन आँख बनाई जाती है, ठीक है ना। देखिए, ये जो होता है ये चिमटा होता है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, मशीनन आँख बनाया जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब इसके आगे परिभाषा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बेहद ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को जो है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये देख लीजिए, छोटा कर दिया।
देखिए ध्यान से, इसमें हो गया। अब ये चिमटे के दोनों भागों में मशीनन आँख बनाई जाती है। अब इन आँखों के दोनों भागों के बीच दूसरी छड़ का आँख वाला सिरा इस प्रकार रखते हैं कि तीनों आँखों वाले छिद्र एक सीध में रहें। अब जोड़ में एक तरफ से नकल पिन पिरोकर पिन के दूसरी ओर पर एक काला लगाकर स्लिप कर दिया जाता है, ठीक है ना, स्प्लिट कर दिया जाता है। जोड़ में एक तरफ से नकल जोड़ पिरोकर पिन के दूसरे सिरे पर एक काला लगाकर स्प्लिट पिन लगा दी जाती है। इससे जो अंगों का पदार्थ मृदु इस्पात या पिटवा लोहे का होता है, ठीक है, इसमें जो पदार्थ होता है वो पिटवा लोहे का होता है या फिर मृदु इस्पात का, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जो है काटर के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। काटर के प्रकारों का उल्लेख करना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए काटर के प्रकार के उल्लेख कैसे होता है। काटर सामान्यतः मृदु इस्पात तथा समान मोटाई की चपटी फन्नी के आकार का एक टुकड़ा होता है जिसकी काट आयताकार होती है। इसका कार्य दो छड़ों या अंगों को उस अवस्था में अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है जब उनमें अक्षीय बल लगने वाले हों। मृदु इस्पात के अतिरिक्त काटर पितवा लोहे के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। काटर का मुख्य कार्य एक ही लंबाई के अक्षों पर दो छड़ों या अंगों को उस अवस्था में जोड़ना है जब उन पर तनाव या संपीड़न के बल लगने हो तथा पारिषित किए जाने हो तो, ठीक है ना। काटर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं दोस्तों, जब उन पर संपीड़न बल लगने वाले हों और पारिषित किए जाने वाले हों तब, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इतना तो आप जान गए कि इनका उपयोग क्या होता है कि जब उन पर तनाव बल और संपीड़न बल लगने वाले हों और उसमें ट्रांसमिशन किए जाने हों, ठीक है ना, तब इनका उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों इन सबको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको यही बताने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक है दोस्तों हम समझाने के इसलिए प्रयास कर रहे हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हमसे देखेंगे स्वच्छ चित्र काटर जोड़ की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, स्वच्छ चित्र द्वारा काटर जोड़ के कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखिए काटर जोड़ का प्रयोग जो होता है दो छड़ों या अंगों को उस अवस्था में अस्थायी रूप से जोड़ने में होता है, ठीक है। काटर जोड़ का प्रयोग दो छड़ों को, देखिए दो छड़ों को क्या करता है, ये आपस में जोड़ने के लिए, देखिए दो छड़ों को आपस में क्या करता है, ये जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं काटर जोड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो भी ये जोड़ता कैसे, अस्थायी रूप से, ताकि काटर को जब चाहें तब हम निकाल सकें, ठीक है ना, इसलिए अस्थायी रूप से जोड़ना होता है। उन पर बल अक्षीय हो, ठीक है, उन पर बल कैसा, अक्षीय हो। काटर जोड़ बनाने के लिए चित्र के अनुसार एक छड़ के सिरे पर ए को कुछ ऐसे व्यास बनाए जाते, कुछ बड़े व्यास बनाया जाता है जिसके स्पिगाट हो, जिस पर क्या हो, स्पिगाट हो, ठीक है। और पहले सिरे पर क्या, स्पिगाट हो, ये बड़ा सिरा बनाया जाता है और दूसरे सिरे बी को नीचे खोखला परंतु स्पिगाट से बड़े व्यास का बनाया जाता है, इसे स्पिगाट कहते हैं, ठीक है ना। इसे जो है दोस्तों इसे सॉकेट कहते हैं। ये वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, ये सॉकेट कहलाता है। और ध्यान दीजिए सॉकेट का जो व्यास होता है इतना रखा जाता है कि उसमें स्पिगाट घुमाया जा सके, ठीक है ना। ये जो स्पिगाट होता है ये दोस्तों स्पिगाट होता है ये, ठीक है ना, ये स्पिगाट होता है ताकि सॉकेट का मुख जो है इतना खुला रखा जाता है इसका व्यास, ताकि इस स्पिगाट को घुमाया जा सके इसमें, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए अब स्पिगाट में इस स्पिगाट को, अब सॉकेट में इस स्पिगाट को घुसाकर दोनों में से होता हुआ लंबाई के लंबवत तथा काटर के अनुरूप एक छेद बनाया जाता है। इस छेद में काटर घुसा देने से जोड़ प्राप्त हो जाते हैं जिसे काटर जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दोस्तों अपना आगे का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब जो है क्वेश्चन देखिए, काटर न्यू बोल्ट का आरेखन तथा उपयोग बताइए, ठीक है। तो इसे चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम है, जो कि इसके ऊपर वाला पार्ट नट होता है, ये फ्लेंज बोला जाता है, ये पत्थर लगे होते हैं दोस्तों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों पत्थर, और नीचे ये जो होता है काटर लगे होते हैं जो कि जोड़ा रहता है, और एक काटर बोल्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस वाले पार्ट को बांधे रखता है। अब देखिए इसके उपयोग के बारे में। काटर न्यू बोल्ट का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में मशीन एवं इंजनों को न्यू के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। काटर बोल्ट का प्रयोग देखिए यहाँ पर न्यू के रूप में किया जाता है मशीन के नीचे, ठीक है। साधारण प्रकार के बोल्ट तथा स्टड का उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसकी सहायता से मशीन आदि को पत्थर आधार पर भी बांध सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं आगे का अपना क्वेश्चन जो है काटा जोड़ के सामान्य लाभ के बारे में। काटा जोड़ के सामान्य उपयोग क्या है? तो देखिए, काटे जोड़ के समान उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला, इस जोड़ द्वारा संपीड़न तथा तनाव दोनों ही प्रकार के भारों को सहन किया जा सकता है और पारेषित भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, एक छड़ को दूसरे छड़ से या किसी मशीन अंग से दृढ़तापूर्वक एक ही अक्ष पर जोड़ सकते हैं काटे जोड़ के द्वारा, ठीक है ना। इंजन पंप या संपीड़न की पिस्टन रॉड या दंड को क्रॉस हेड से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, वाल्व रॉड या उत्केंद्रक स्टेप सिरे को इनकी कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, इंजन की पिस्टन रॉड एवं पंप रॉड को सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इंजन का जो पिस्टन रॉड होता है और उसका पंप रॉड जो होता है उनको सीधे जोड़ सकते हैं, किसके द्वारा? तो काटा जोड़ के द्वारा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, समुद्री इंजन के भाप सिलेंडर के आधार से जोड़ दिया जाता है इसे, ठीक है। मतलब समुद्री इंजन के भाप सिलेंडर को आधार से जोड़ने के लिए भी काटा जोड़ का उपयोग किया जाता है। और टूल मिक्सरों पर भी प्रयोग करते हैं इसे, और न्यू बोल्टों पर भी प्रयोग करते हैं इसका, मतलब काटा जोड़ का। तो बोलिए, इतना समझ पाए ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं आगे कुंजी से क्या तात्पर्य है। ओके, तो ध्यान दीजिए, कुंजी एक युक्ति है जो शाफ्ट एवं पुली के हब या बांस के सापेक्ष घुमाव गति को रोकने का काम करती है, ठीक है। यह शाफ्ट अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर इस प्रकार लगाई जाती है कि इसका आधा भाग शाफ्ट में तथा आधा भाग हब में रहता है, ठीक है ना। देखिए, जो कुंजी होती है, देखिए ये तो पहले बार कुंजी सीट होती है जिसमें कुंजी लगाई जाती है, मतलब कुंजी सीट होती है जिस पे कुंजी रखी जाती है, ठीक है। ये कुंजी मार्ग होता है, जो कि दोस्तों देखिए, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हब कहलाता है। क्या कहलाता है? हब, ठीक है। और आप जानते हैं ये वाला पार्ट क्या है? ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है। अब देखिए, हब और शाफ्ट में कुंजी को मतलब इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आधा भाग शाफ्ट में रहे और आधा भाग हब में रहे, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। कुंजी एक ऐसी युक्ति है जो पुली के हब और या बांस के सापेक्ष घुमाव गति रोकने के काम आती है। यह शाफ्ट अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर इस प्रकार लगाई जाती है कि इसका आधा भाग शाफ्ट में तथा शेष भाग हब में रहता है, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए ना? आई होप दोस्तों आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुंजी द्वारा बनाने वाले अस्थाई। देखिए, कुंजी द्वारा बनने वाले जो जोड़ होते हैं वो अस्थाई प्रकार के होते हैं, ताकि इनमें से आसानी से निकाला जा सके और लगाया जा सके, ठीक है ना। मतलब अलग भी कर दिया जा सके इनके पार्ट को, ठीक है, इसलिए अस्थाई जोड़ होते हैं। और देखिए, तथा आसानी से अलग किए जा सकते हैं। कुंजी निर्माण के लिए रोलित मृदु इस्पात, पिटवा लोहे तथा मध्यम कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो कुंजी का निर्माण होता है उसके लिए हम लोग मृदु इस्पात या फिर पिटवा लोहे या फिर मध्यम कार्बन इस्पात आदि का प्रयोग करके बनाते हैं। अब देखते हैं इसके लाभ के बारे में दोस्तों। तो इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, इसको आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है। कुंजी की कीमत बहुत ही कम होती है। पहला क्या है? इसको आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है। कुंजी की कीमत बहुत ही कम होती है, ठीक है। और यह सुरक्षा युक्त के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। इससे मतलब सुरक्षा होती है जिससे उस पार्ट को कोई खोल नहीं सकता है, और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, ठीक है। और इसे आसानी से लगाया निकाला जा सकता है। बोलिए, इतना समझ पाए ना कुंजी के बारे में? तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कुंजी एवं कुंजी मार्ग पर टिप्पणी लिखी है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कुंजी लगाने के लिए साधारणतः शाफ्ट तथा हब में कुंजी की माप के अनुसार खांचे बनाए जाते हैं। शाफ्ट में काटा गया खांचा कुंजी सीट तथा हब में काटा गया खांचा कुंजी मार्ग कहलाता है। बोलिए, समझ गया ना? देखिए, शाफ्ट में जो कटा हुआ खांचा होता है उसे हम लोग कुंजी सीट कहते हैं, और जो हब में कटा हुआ खांचा होता है उसे कुंजी मार्ग कहते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए ना? तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुंजियन का क्या प्रयोजन है। दो विभिन्न प्रकार के कुंजियों के नाम लिखिए और प्रत्येक का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो कुंजियन का प्रयोजन, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं कुंजियन के प्रयोजन के बारे में। तो देखिए, कुंजी एक ऐसी युक्ति है जो दो अंगों को आपस में सापेक्ष गति देने के लिए प्रयोग की जाती है। या कुंजी एक अस्थायी युक्ति है जो सामान्यतः शाफ्ट तथा हब के बीच में शाफ्ट अक्ष के समांतर लगाई जाती है तथा शाफ्ट तथा हब के सापेक्ष घुमाव गति को रोकती है। कुंजी शाफ्ट से हब पर या हब से शाफ्ट पर मरोड़ बलों को
पारेषित करने का प्रयोजन में प्रयोग होती है। ठीक है ना। अब देखिए इनके नाम देख लेते हैं और उपयोग के बारे में। देखिए पहला होता है जिप्सिस कुंजी, दूसरा होता है वुडरफ कुंजी। ठीक है। अब देखिए पहला जिप्सिस कुंजी क्या होती है, इसका उपयोग मध्यम तथा परिवर्तनशील मरोड़ भारों को पारेषित करने में किया जाता है। और वुडरफ कुंजी जो होती है इसका अधिकतर उपयोग हवाई जहाज़ों, ऑटोमोबाइल तथा मशीन औजारों में किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमसे अपना अगला क्वेश्चन जो है कुंजी तथा काटर में अंतर बताइए। तो काटर सामान्यतः अंगों के अक्ष के लंबवत लगाए जाते हैं और जबकि इनके द्वारा बनाए गए जोड़ तनाव तथा संपीड़न भार पारेषित करने के काम आते हैं। और इनके द्वारा जोड़े गए अंगों को घूर्णन गति नहीं होती है, जबकि कुंजी शाफ्ट की लंबाई समांतर लगाई जाती है और मरोड़ भार पारेषित करने के काम आती है। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब जो है हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है कि इन दो प्रकार की कुंजियों के नाम बताइए तथा अनुप्रयोगों के क्षेत्र लिखिए। ठीक है। तो देखिए दो कुंजियों के नाम निम्न प्रकार है, पहला संघ कुंजी, दूसरा सप्लाइन कुंजी। ठीक है। अनुप्रयोग देख लेते हैं। कुंजियों के उपयोग से शाफ्ट पर गियर, पुली, कपलिंग, क्रैंक तथा स्प्रोगाट आदि अस्थायी रूप से जोड़े जा सकते हैं। और कुंजियों का उपयोग रोलिंग मिल उपकरणों आदि में किया जाता है। सप्लाइन कुंजियों का उपयोग ऑटोमोबाइल तथा सड़क गियर यंत्रावली आदि में किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब आगे देख लेते हैं हम सब शाफ्ट पर चाबी, खांचे, सप्लाइन तथा स्कंद क्यों बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए शाफ्ट पर चाबी खांचे चाबी लगाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें चाबी के कर्तन प्रतिरोध द्वारा कर्तन शाफ्ट तथा हब घुमाव सापेक्ष गति से न करें। जब एक कुंजी के द्वारा लोड सहन नहीं होता है, मतलब जब एक कुंजी के द्वारा लोड सहन नहीं होता है तब शाफ्ट पर कई सप्लाइन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ये भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे हम सब देखते हैं क्या इसके बारे में, तो शाफ्ट के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि शाफ्ट कहते किसे हैं, सबसे पहले इसे समझेंगे आप लोग। ठीक है। देखिए शाफ्ट एक ऐसी मशीनी अवयव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारेषण के लिए काम आती है और यह बेलनाकार आकृति की बनाई जाती है और घुमाव गति करते हुए मरोड़ को पारेषित करती है। कुछ शाफ्टें पूर्ण लंबाई पर व्यास की नहीं होती हैं, वरन इसे पड़ीदार बनाया जाता है। साधारणतः शाफ्टें मृदु इस्पात की बनाई जाती हैं और अधिक शक्ति पारेषित करने के लिए शाफ्टें मिश्र धातु इस्पात जैसे निकिल क्रोम निकिल या क्रोम वैनेडियम इस्पात की बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जो है पेड़ीदार शाफ्ट बनाया गया है। ठीक है ना। देखिए पेड़ीदार शाफ्ट है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब जो है देख लेते हैं हम सब इसके आगे जो है देखेंगे कि शाफ्ट तथा उत्केंद्रक के कार्य लिखिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे शाफ्ट, उसके बाद उत्केंद्रक देखेंगे। ठीक है। देखिए यह मशीन का वो साधारणतः या बेलनाकार आकृति का घूमने वाला अंग होता है जो उसके घूमने वाले अंगों को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो शाफ्ट होता है, और मरोड़ घूर्ण पारेषण में भी कार्य करता है। ठीक है, जो शाफ्ट होता है। अब देखिए उत्केंद्रक, यह एक ऐसी मशीनी अंग है जो घुमाव गति को पश्चाग्र गति में बदलता है। ठीक है, और इस अपेक्षाकृत बड़ी शाफ्ट को घुमाव गति से लघु पश्चाग्र गति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है शाफ्ट को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए शाफ्ट को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दो प्रकार से पारेषित शाफ्ट और मशीनी शाफ्ट होता है। अनुप्रस्थ काट के आधार पर स्पिंडल शाफ्ट होता है, ठोस शाफ्ट, खोखली शाफ्ट आते हैं। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर इंजन शाफ्ट होते हैं, टरबाइन शाफ्ट होते हैं, मोटर शाफ्ट होते हैं। ठीक है, और दृढ़ता के आधार पर दृढ़ शाफ्ट होते हैं, लचीली शाफ्ट होते हैं। ठीक है, तो बोलिए दोस्तों इतना भी आप समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है कॉलर का सचित्र वर्णन करते हुए इनके उपयोग बताइए। ठीक है, और कॉलर के कार्य एवं संक्षेप उदाहरण सहित बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी घूमती हुई शाफ्ट पर अक्षीय बल या दाब लगता है तो इस अक्षीय बल को सहारने के लिए या अधिक बियरिंग सतहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन सतहों पर अक्षीय बल को सहारा जाता है वे सामान्यतः लंब अक्ष के लंबरूप होती हैं। कॉलर छल्ले के आकार की बियरिंग सतह है जिसे सतह की लंबाई में किसी भी स्थान पर इसकी मदद से जोड़ दिया जाता है और
इसका उपयोग शाफ्ट पर उसे अक्षी सरकाने से रोकने के लिए तथा अक्षीय बलों को सहारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया कॉलर के बारे में। ठीक है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। देखिए, कॉलर शाफ्ट में ही बना हो सकता है अथवा उसे अलग से कुंजी द्वारा भी शाफ्ट पर लगाया जा सकता है। कॉलर का शाफ्ट के अतिरिक्त स्टड्स, स्क्रू आदि पर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिलिंग मशीन आरंभ विभिन्न साइज के कटर पकड़ने तथा इनकी स्थिति बनाए रखने के में भी कॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम सब शाफ्ट पर स्कंद क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब शाफ्ट पर स्कंद क्यों बनाए जाते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्कंद का मतलब दोस्तों आप सब देख पा रहे होंगे, ये पार्ट होता है जिससे जुड़ा होता है, ये सभी स्कंद कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसके द्वारा दूसरा पार्ट जुड़ा होता है कोने पर, वो स्कंद होता है। देखिए, शाफ्ट पर सहारे जाने वाले घूर्णक मशीनी अंग पुली गियर, पहिए तथा स्प्रैगेट आदि हैं जो शाफ्ट पर कुंजियों या सप्लाइन द्वारा लगे रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारिसर का काम करते हैं। साधारणतः शाफ्ट जो होते हैं वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की एक छड़ होती है, जो परंतु कभी कभी आवश्यकता अनुसार इसे वर्ग या अन्य अनुप्रस्थ काट में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना। तो अब देख लेते हैं हम सब। तो दोस्तों इस लेक्चर को जो है हम सब यहीं पर रोकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है हम सब इसके आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।